बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं ज़ीशान नूर हूँ। बानी तहरीक इंसाफ इमरान खान एक दफ़ा फिर दोबारा अटैकिंग पोजीशन में आ गए हैं। यानी कि जो कुछ लोग ये कह रहे थे कि मुज़ाकरात होने जा रहे हैं, सियासी तौर के ऊपर मुज़ाकरात हो रहे हैं, पसे पर्दा भी कुछ गैर सियासी मुज़ाकरात भी हो रहे हैं। ये दो तरह के जो मुज़ाकरात चल रहे थे, जिसका तज़किरा डिटेल मैंने अपनी गुज़श्ता वीडियो में की थी, उसके बाद बाहर ये लग रहा था कि शायद इमरान खान थोड़ा सा बैक फुट के ऊपर आएंगे, क्योंकि ये आम फहम बात है कि पाकिस्तान में जब भी किसी पॉलिटिकल लीडर ने या पॉलिटिकल पार्टी ने एस्टेब्लिशमेंट के साथ या हुकूमत वक्त के साथ मुज़ाकरात शुरू किए, तो उन्होंने अपने रवैये के अंदर थोड़ी सी तब्दीली लाने की कोशिश की। यानी कि तोल के बोलने की बात की। माजी के अंदर आपको याद होगा कि जिस वक्त मियां नवाज शरीफ के मुज़ाकरात उस वक्त की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट जनरल बाजवा और जनरल फैज़ के साथ जारी थे, उस वक्त पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज की जो लीडरशिप थी उनकी तरफ से कोई सख्त स्टेटमेंट सामने नहीं आती थी। इवन कि आपको याद होगा कि मरियम नवाज साहिबा का जो ट्विटर अकाउंट है वो कई हफ्ते बल्कि कई महीने खामोश रहा था और उसके ऊपर से कोई ट्वीट सामने नहीं आया था। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज की बाकी लीडरशिप भी खामोश थी और मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के ऊपर किसी तरह की कोई स्टेटमेंट नहीं देते थे। और ये आम फहम बात है, माजी में हमेशा ऐसे हुआ कि जब भी सेटलमेंट डील की, इंगेजमेंट की, निगोसिएशन की, मुज़ाकरात की कोई बात होती है, तो जो ज़ेर ताब सियासतदान होता है, जो ज़ेर ताब पॉलिटिकल लीडर होता है, उसे जुबान बंद रखने का या खामोश रहने का कहा जाता है। लेकिन इस दफा बात उल्ट होने जा रही है, बल्कि उल्ट हो चुकी है। इमरान खान जो हैं वो दोबारा से अटैकिंग पोजीशन में आ गए हैं। इस वक्त चूंकि मंगल का दिन शुरू हो गया, जिस वक्त आप वीडियो देख रहे होंगे, गुज़िश्ता कल यानी कि सोमवार के दिन अडियाला जेल के अंदर जो तोशाखाना 2 केस है, उस केस की जो समाअत थी, समाअत के बाद जब बानी तहरीक इंसाफ इमरान खान ने अपनी फैमिली के साथ, अपने वकला के साथ और खुसूसन वहां पर जो कवर करते हैं हमारे रिपोर्टर दोस्त, जब उनसे बात की, तो उनकी बात के अंदर जो अल्फाज थे और उन्होंने जो पैगाम उनके जरिए अपनी कौम तक पहुंचाया, वो बड़े सख्त अल्फाज थे उनके। मैं उसमें से चीदा चीदा आपको बताता हूं और फिर ये भी बताऊंगा कि इमरान खान साहब जो हैं उन्हें बार बार किस डील की ऑफर की जा रही है, उन्हें बार बार क्या कहा जा रहा है कि आप इसके ऊपर रजामंद हो जाएं तो आपके लिए रास्ते आसान हो सकते हैं। एक तो इमरान खान साहब का जो पैगाम है वो शॉर्टली जरा आपके सामने रखूंगा, और दूसरा नाजरीन जो है वो फवाद चौधरी साहब जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा थे, अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उन्हें ओन नहीं करती, लेकिन वो ये कह रहे हैं कि मैं अभी भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का हिस्सा हूं, और वो सजेशन भी देते रहते हैं, वो मशवरे भी देते रहते हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीडरशिप को कि आप ये नैरेटिव अपनाएं, आप ये चीजें करें तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए पॉलिटिकल स्पेस बन सकती है। उन्होंने एक बड़ा सख्त ट्वीट किया, हालांकि फवाद चौधरी साहब के मुतालिक कहा जाता है कि उनके ऊपर बड़ी सख्ती की गई थी और उन्हें पीटीए छोड़ने पर मजबूर किया गया था और फिर एक डील के तहत उनके केसेस खत्म हुए। लेकिन जिस तरह का स्टेटमेंट उन्होंने दिया, जिस तरह का ट्वीट उन्होंने किया, वो भी मैं जरा आपको बताऊंगा पढ़ के। वहां से ये लगता है कि शायद वो भी अब इमरान खान के नक्शे कदम पर चलते हुए डिफेंसिव नहीं बल्कि अटैकिंग पोजीशन के अंदर आ गए हैं। ये 2-3 चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं। पहले तो नाज़रीन आपको ये बता दूं कि बानी तहरीक इंसाफ इमरान खान ने जो 4 से 5 बड़ी इंपॉर्टेंट बातें की हैं कल अपने मीडिया टॉक के अंदर, जो उन्होंने सहाफियों से गैर रस्मी गुफ्तगू की और कौम के नाम पैगाम दिया, उनमें से 3-4 पॉइंट मैं आपके सामने रखता हूं। एक तो उन्होंने कहा कि जो 2025 है, यानी कि जो आने वाला साल है, जो एक दिन के बाद शुरू हो जाएगा, ये हकीकी आज़ादी का साल है। उसके बाद उन्होंने कहा कि जी बनीगाला हाउस अरेस्ट में नहीं जाऊंगा, मैं अपने तमाम केसेस फेस कर रहा हूं, जब मैं केसेस फेस कर रहा हूं तो कोई डील मुमकिन ही नहीं है। इसके अलावा उन्होंने डायरेक्ट जो है वो एस्टेब्लिशमेंट को मुखातब करते हुए कहा कि एस्टेब्लिशमेंट या किसी बाहर के मुल्क के प्रेशर के तहत किसी डील में नहीं आऊंगा। इसके अलावा जो उन्होंने एक बड़ी और इंपॉर्टेंट बात की है वो ये की है कि जी आप मुल्क की सरहदों की हिफाजत करें, सियासत आपका काम नहीं है। तो ये डायरेक्टली उन्होंने अदारे को हिट किया, अदारे को बात की, क्योंकि कुछ दिन कबल जो है वो 9 मई के जो लोगों को सजाएं दी गई थी उनके हवाले से डीजी ISPR ने एक बड़ी अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, उसका भी रद्द अमल उन्होंने दिया और डिटेल के साथ उन्होंने इस हवाले से बात किया। लेकिन ये जो 3-4 पॉइंट्स थे डील के हवाले से, बनीगाला हाउस अरेस्ट होने के हवाले से और पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट के हवाले से, वो जरा मैंने आपके सामने रखे हैं। अब मैं आपको नाजरीन जो इमरान खान का जो पैगाम उन्होंने कौम के नाम दिया है और बड़े सख्त अल्फाज का उन्होंने चुनाव किया, और ये अनऑफिशियल नहीं इसे कह सकते हम, बाहर तो वो जेल के अंदर होते हैं, कोई वीडियो पैगाम तो उनका नहीं आता, लेकिन जब उनके ट्विटर अकाउंट से, जो इमरान खान का ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट है,
और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट से कोई स्टेटमेंट पब्लिक की जाती है तो उसका मतलब ये होता है कि उससे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी और उसे इमरान खान ओन करते हैं, वो उन्हीं ही की बात जो है वो ट्विटर के ऊपर चलाई जाती है। तो उन्होंने जो ट्वीट किया है इमरान खान साहब के अकाउंट से, जो उन्होंने कौम के नाम पैगाम दिया है, वो जरा मैं आपके सामने रख दूं। इमरान खान साहब ने जो कौम के नाम पैगाम दिया उसमें उन्होंने कहा कि जी मुझे अल्लाह पर पूरा यकीन है कि 2025 जो है वो इस कौम की हकीकी आज़ादी का साल है। रजीम चेंज के बाद मुल्क की माशियत जो है वो ख़त्म हो गई, कारोबार तबाह हो गए, इंडस्ट्री सारी बंद हो गई और लोग यहाँ से अपनी सरमायाकारी, अपना कारोबार, अपने यूनिट्स समेट कर मुल्क से बाहर जाना शुरू हो गए। फॉरेन इन्वेस्टमेंट तो क्या आनी थी, लोग यहाँ से अपने कारोबार समेट कर बाहर जाने के ऊपर मजबूर हो गए। इन तमाम चीज़ों को उन्होंने 4 पार्ट्स के अंदर जो है वो डिस्कस किया। उन्होंने कहा कि जी 4 वजूहात की बुनियाद के ऊपर पाकिस्तान का बेड़ा गर्क हुआ। एक तो उन्होंने कहा जी मुल्क में कानून की हुक्मरानी नहीं है, जो रूल ऑफ लॉ नहीं है, एक तो ये वजह बना इसकी। नंबर 2 उन्होंने कहा जो इंटरनेट की बंदिश है, जो आए रोज हम देखते हैं कि पाकिस्तान के अंदर इंटरनेट बंद कर दिया जाता है, स्लो कर दिया जाता है, इसको उन्होंने मतलब दूसरी बड़ी वजूहात में से एक वजह उन्होंने रखी है कि पाकिस्तान क्यों इस दिहाने के ऊपर खड़ा है, तो ये उन्होंने दूसरी वजह बताई। नंबर 3 उन्होंने कहा जी जो सियासी अदम इस्तेहकाम पैदा किया गया, और खसूसन उन्होंने कहा कि जो इंटेलिजेंस एजेंसीज की मुदाखलत है सियासत के अंदर, जो लोगों को जोर जबरदस्ती जमातें छुड़वाने और जमातों में ले जाने वाला सिलसिला है, ये भी पाकिस्तान के इस हाल में पहुंचने में एक अहम वजह है। और चौथी जो उन्होंने अहम वजह बताई वो कहा कि जी दहशतगर्दी, जो पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी है, इसने भी पाकिस्तान का इस वजह से बुरा हाल किया है। अब इस 4 पॉइंट्स को उन्होंने आगे ब्रीफली लोगों को बताने के लिए पैगाम के तौर के ऊपर उन्होंने अपना माइंड, अपनी थिंकिंग, अपना विजन भी इन 4 पॉइंट्स के ऊपर लोगों के सामने रखा है। अब ये 4 पॉइंट्स जो हैं उसके ऊपर उन्होंने थोड़ी थोड़ी जो बात की है उसमें से मैं शॉर्टली जरा जो अहम पॉइंट्स हैं वो जरा मैं आपके सामने रखता हूं। एक तो उन्होंने कहा कि जी जो मुल्क में कानून की हुक्मरानी नहीं है, रूल ऑफ लॉ नहीं है, इसके हवाले से उन्होंने कहा कि जी मिलिट्री कोर्ट्स से सिविलियंस सियासी कैदियों का जो ट्रायल हुआ है, इस ट्रायल की जो इजाजत दी है आईनी बेंच ने, सुप्रीम कोर्ट की आईनी बेंच ने, बेसिकली वो फैसला देने के बाद उन्होंने अपना मुंह काला किया है। मतलब ये उनकी एग्जैक्ट वर्डिंग है जो उनके ट्विटर अकाउंट से लिखी गई है कि जी आईनी बेंच जो है उन्होंने ये फैसला देकर अपना मुंह काला किया है। और ये जो आईनी बेंच है ये काजी फाइज ईसा पार्ट 2 है। और इसके बाद, इस फैसले के बाद, यानी कि सिविलियंस का मिलिट्री कोर्ट्स के अंदर ट्रायल के बाद कोई भी फॉरेन इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान के अंदर नहीं करना चाहेगा। इसके अलावा उन्होंने लिखा कि जी आप दबाव के जरिए वक्ती तौर पर दिखावे के लिए इस्तेहकाम तो ला सकते हैं, मगर जब तक मुल्क में सरमायाकारी नहीं आती और अवाम का हुकूमत पर एतमाद बहाल नहीं होता, बेरोजगारी और माशी बदहाली को रोका नहीं जा सकता। मुल्क की माशी तरक्की का एक ही बुनियादी स्तून है जो अंदरूनी और बैरूनी सरमायाकारी है कि मुल्क के अंदर रूल ऑफ लॉ होगा तो बैरूनी और अंदरूनी सरमायाकारी होगी। दूसरे नंबर के ऊपर जो उन्होंने इंटरनेट की बंदिश के हवाले से एक अहम वजह बताई पाकिस्तान को इस दिहाने पे ला खड़ा करने की, उसके हवाले से वो कहते हैं कि जो तहरीक इंसाफ को क्रश करने के लिए मुल्क की आईटी माइशत को बुरी तरह खराब किया गया। मुस्तकबिल आईटी का है, यानी कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का है, लेकिन आज़ादी इज़हार राय से खौफजदा हुकूमत और हुकूमत के हैंडलर्स ने इंटरनेट में खलल पैदा करके नौजवानों का रोजगार बर्बाद किया। बड़ा जरिया है इंटरनेट नौजवानों के रोजगार के हवाले से, और हम आलमी मार्केट के मुकाबले में इस काबिल नहीं रहे कि हम आलमी मार्केट का मुकाबला कर सकें। वो सारे कारोबार जो इंटरनेट से मुंसलिक हैं उन्हें तबाह किया जा रहा है। तीसरे नंबर के ऊपर जो उन्होंने सियासी अदम इस्तेहकाम की बात की कि सियासी पॉलिटिकल मामलात के अंदर जो इंटेलिजेंस एजेंसीज इंटरफेयर करती हैं, उस वाले से उन्होंने लिखा है कि मैं एजेंसियों की सियासी मामलात के अंदर मुदाखलत से मुल्क में शदीद जो है वो अदम इस्तेहकाम पैदा हुआ। सियासी इस्तेहकाम के बगैर माशी इस्तेहकाम का ख्वाब कभी शर्मिंदा ताबीर नहीं हो सकता। झूठ, फ्रेब, फ्रॉड इलेक्शन के जरिए जो जाली निज़ाम है इसमें माशी इस्तेहकाम नामुमकिन है। नाज़रीन, नंबर 4 के ऊपर जो उन्होंने दहशतगर्दी की बात की है, इसके अंदर उन्होंने बड़ी अहम कुछ माजी के वाक़यात भी सामने रखे हैं। जो कुछ दिन कबल DGISPR जो तर्जुमान है पाकिस्तान आर्मी के, उनकी तरफ से जो एक अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई थी, उसमें उन्होंने कहा था कि जो दोबारा से यहाँ पर बसाया गया लाके इंगेजमेंट करके, मुज़ाकरात करके जो तालिबान को दोबारा पाकिस्तान के अंदर लाके बसाया गया, वो अब इन तमाम दहशतगर्दी की, इन तमाम मसाइल की जड़ है। तो उस हवाले से जो बानी तहरीक इंसाफ ने
दहशत गर्दी के हवाले से जो उन्होंने अपना पॉइंट ऑफ व्यू दिया है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। इसके अंदर उन्होंने माजी की कुछ चीज़ें भी सामने रखी हैं। वो कहते हैं कि जी खैबर पख्तूनख्वा और बलोचिस्तान में एक मरतबा फिर दहशत गर्दी में बेपनाह इजाफे की वजह से मईशत की बहाली मुमकिन नहीं है। मैं 20 साल से कह रहा हूं कि मिलिट्री ऑपरेशन मसाइल का हल नहीं है। आपको दहशत गर्दी के मसले को हल करने के लिए देर पा सियासी हल निकालना होगा, वरना दहशत गर्दी का नासूर सो जड़ से खात्मा नामुमकिन है। मुझे अफसोस है, यानी कि ये जो अभी मैं आपको बयान सुनाने लगा हूं उनका, ये उन्होंने रिस्पॉन्ड किया है DGISPR को, जो उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। उसमें उन्होंने काफ़ी सारी बातें की थी दहशतगर्दी के हवाले से, पॉलिटिकल कुछ बातें भी की थी। तो उनको रिस्पॉन्ड करते हुए जो इमरान खान ने बात की है वो अभी मैं आपके सामने रखने लगा हूँ। इमरान खान कहते हैं कि मुझे अफसोस है कि DGISPR ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में धड़ल्ले से झूठ बोला है और कल अदम TTP के लोगों की दोबारा आबादकारी की तजवीज़ खुद जनरल बाजवा ने, यानी कि ये PTI के दौर की वो बात कर रहे हैं कि जब चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल बाजवा थे, उन्होंने कहा जी दोबारा TTP के लोगों की आबादकारी जो है वो उस वक्त के चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल बाजवा ने तहरीक इंसाफ के दौर में काबीना के सामने पेश की थी, जिस पर मुराद सईद जो पश्तून बेल्ट के एक बड़े लीडर इस वक्त हैं, मंजर-ए-आम के ऊपर नहीं है लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एक अहम रहनुमा हैं, वो कहते हैं कि जी उस वक्त मुराद सईद, नूरुल हक कादरी और कबायली इलाकों की तमाम जो मालाकंड से तल्लुक रखने वाले तमाम अरकान असम्बली ने इसकी शदीद मुखालफत की थी। और हमने उस वक्त भी कहा था कि मकामी आबादी को एतमाद में लिए बगैर इतना बड़ा कदम उठाना ये ठीक नहीं है और ये हल की तरफ चीज़ें नहीं जाएंगी। काबीना के बाद इस वक्त की अपोजिशन को भी फौज और सिक्योरिटी एजेंसीज की तरफ से ब्रीफिंग दी गई अक्टूबर 2021 में, यानी कि ये उनकी हुकूमत ख़त्म होने से कोई 4 या 6 महीने पहले की बात कर रहे हैं, क्योंकि अप्रैल 2022 में उनकी हुकूमत ख़त्म हो गई थी। वो कहते हैं कि जी अक्टूबर 2021 में जनरल फैज़ का तबादला हो गया और उसके बाद कभी ये मामला हमारे सामने टेबल नहीं हुआ, ना हमारे दौर में इसके ऊपर अमल हुआ। जबकि आपको याद हो कि जो कुछ दिन कबल प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी उसमें DGISPR साहब ने यह कहा था कि जो साबका हुकूमत थी उनकी जो निगोसिएशन थी और दोबारा जो उन्होंने बात किया था इलाके तालिबान को, उस वजह से पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी हो रही है। लेकिन इमरान खान ने उनको रिस्पॉन्ड करते हुए ये तमाम तरह हक़ाइक़ सामने रखे हैं। आगे वो लिखते हैं कि जी अगर आबादकारी से ही दहशतगर्दी में इजाफा हुआ है तो मगरबी बॉर्डर के पार बमबारी क्यों नहीं हो रही? बलूचिस्तान में दहशतगर्दों में मुसलसल इजाफा हो रहा है, यानी कि दहशतगर्दी के वाकयात में मुसलसल इजाफा हो रहा है। इसका जिम्मेदार कौन है? ये सवाल किया उन्होंने। कुएं से पानी निकालते रहने से कोई फायदा नहीं होगा, ये बड़ी जुमैनी बात उन्होंने की है। पंजाबी की एक मिसाल है, वो मैं यहाँ पे दोहराना नहीं चाहता, लेकिन बड़ी जुमैनी उन्होंने बात की है। मुस्तकिल हल के लिए अपनी कोताहियों और नाकाम पॉलिसियों का ना सिर्फ इतराफ़ करना होगा बल्कि सही करने की भी कोशिश की जानी चाहिए। ISPR को जवाब तो मिलिट्री कोर्ट्स पर देना चाहिए। कौन सा कानून आपको जज, ज्यूरी और खुद ही जलाद बनने की इजाज़त देता है? मिलिट्री कोर्ट के ट्रायल शफाफियत पर मबनी नहीं होते। हमारे 2 मुतालबात बिल्कुल जायज़ और फौरी अमल दरामद के लिए हैं। 26वीं आईनी तरमीम को हमने इसलिए फौरी मुतालबात का हिस्सा नहीं बनाया क्योंकि वो तवील काम है, यानी कि पहले उनके 3 मुतालबात थे। एक तो 26वीं आईनी तरमीम को स्ट्राइक डाउन करना, रोल बैक करना पार्लियामेंट के अंदर से, दूसरा 26 नवंबर और 9 मई के ऊपर जुडिशल कमीशन बनाना, और तीसरा सियासी कैदियों की रिहाई। ये मैं पहले भी कई दफ़ा बता चुका हूँ आपको, लेकिन इस दफ़ा उन्होंने एक जो मुतालबा था 26वीं आईनी तरमीम वाला वो अपने मुतालबात से निकाल दिया है, क्योंकि वो कहते हैं कि ये तवील काम है, एक लंबा काम है कि दोबारा इसको वोटिंग होना है, इसके ऊपर एक लंबा काम है, इसलिए उन्होंने इन 2 मुतालबात को रखा है और तीसरे को अपने मुतालबात से निकाल दिया है। आगे वो लिखते हैं कि जी आखिरी लाइन के हुकूमत अगर मुज़ाकरात के हवाले से संजीदा इक़दाम नहीं लेती तो हमारी तरसीलात ज़र जो उन्होंने फॉरेन रेमिटेंसेस की बात की थी उनके बाइकाट की मुहिम पूरे ज़ोर से जारी रहेगी। नवाज शरीफ अब सिर्फ सियासत का 12वां खिलाड़ी है। ये आखिर के ऊपर उन्होंने जाते जाते पहले तो उन्होंने तमाम रुख जो है वो मौजूदा हुकूमत की तरफ और मौजूदा सेटअप की तरफ और एस्टेब्लिशमेंट की तरफ रखा, लेकिन आखिर पे जाते जाते वो हस्बे रवायत मियां नवाज शरीफ को रगड़ा लगा गए और एक बात के अंदर उन्होंने कह दिया कि जी वो 12वें खिलाड़ी हैं। इसके अलावा नाज़रीन 9 मई के हवाले से उन्होंने काफ़ी सारी चीज़ें कही कि 9 मई बेसिकली PTI को क्रश करने के लिए बनाया गया, ये लंदन प्लान का हिस्सा था, और CCTV फुटेजेस क्यों जारी नहीं की जा रही। CCTV फुटेजेस की पहले भी बात करते रहे हैं और ISPR की तरफ से कई दफ़ा वो फुटेजेस जारी की गई, लेकिन वो मखसूस पार्ट्स के अंदर होती थी। वो कहते हैं कि पूरे दिन की जो
सीसीटीवी फुटेज है, मुझे गिरफ्तार करने से लेके रात गए तक, अगले दिन तक जो भी झड़पें होती रही, उन तमाम शहरों की तमाम सीसीटीवी फुटेज जो है वो कौम के सामने रखनी चाहिए। उन्होंने कहा जी 10,000 हमारे कारकुनान के ऊपर पर्चे दिए गए, उस वक्त हमारे 25 कारकुनान को जान से मार दिया गया, 97 के करीब कारकुनान को गोलियां लगी, कुछ डिसेबल भी हुए। तो बुनियादी तौर के ऊपर तो नुकसान 9 मई के अंदर वो कहते हैं कि हमारा हुआ, यानी कि पीटीआई का हुआ। तो फिर किस तरीके से हम साजिश कर सकते हैं, हमें ही 9 मई के अंदर जो है वो मुजरम बना दिया गया। तो ये उन्होंने बड़ी इंपॉर्टेंट बात की है। तो इन तमाम बातों से जो उन्होंने मीडिया से की और उनके ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट से और पीटीआई के ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट से ये ट्वीट की गई, इसके बाद तो यूं महसूस होता है कि शायद वो डिफेंसिव नहीं है बल्कि वो अटैकिंग पोजीशन के अंदर है, और मुज़ाकरात कामयाब होते हैं या नहीं होते इससे उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। वो जेल के अंदर रहने के लिए और अपने मुकदमा फेस करने के लिए पूरी तरह तैयार हैं। उनके अल्फाज तो इसी चीज की कासी करते हैं। ये तमाम तर सूरत हाल थी। अब देखते हैं कि अगली पेशी के ऊपर या जब दोबारा इंटरेक्ट होता है बानी तहरीक के साथ, तो फिर वो क्या अपने इन अल्फाज को थोड़ा सा मबहम करके लोगों के सामने रखते हैं, या दोबारा इसी पोटेंशियल के साथ, इसी एनर्जी के साथ दोबारा वो इस तरीके से गरजते हैं, बरसते हैं और यही स्टेटमेंट देते हैं। इसका इंतजार अब ऑब्वियसली करना पड़ेगा। दूसरे नंबर के ऊपर नाज़रीन, जो फवाद चौधरी साहब के हवाले से मैंने आपको बताया, उनका भी एक बड़ा दिलचस्प जो है वो ट्वीट, काफी वक्त के बाद इस तरह का उनका अटैकिंग टाइप जो ट्वीट है वो सामने आया। फवाद चौधरी लिखते हैं कि जी अवाम इमरान खान के साथ हैं, लेकिन स्टेक होल्डर्स रोकने पर तुले हैं। अब स्टेक होल्डर्स में दो तरह के लोग आते हैं, हुकूमती लोग भी उसका हिस्सा होते हैं, ताकतवर जो मुक़तदरा है, जो एस्टेब्लिशमेंट है, वो भी स्टेक होल्डर्स के अंदर आती है। इस तसादुम में पाकिस्तान बुरी तरह तकसीम हो गया है। एस्टेब्लिशमेंट ने बता दिया है कि इमरान खान से बदला लेने के लिए मुल्क के मफाद की भी कुर्बानी देनी पड़ी तो उन्हें कोई मसला नहीं। ये बड़ी स्टेटमेंट फवाद चौधरी साहब ने दी है कि एस्टेब्लिशमेंट ये सोच रही है या उन्होंने वादे कर दिया है कि इमरान खान से हमने हर सूरत में बदला लेना है, चाहे उसके लिए मुल्क की मुफाद जहां भी जाता है जाए। ये बड़ी स्टेटमेंट उन्होंने दी है। आगे लिखते हैं कि जी तहरीक इंसाफ की लीडरशिप का मसला सियासी तन्हाई है, यानी कि वो ये समझते हैं कि जो मौजूदा लीडरशिप है वो नैरेटिव बिल्ड नहीं कर पा रही, स्ट्रक्चर नहीं है, कोई वाइज आदमी नहीं है इस वक्त पीटीआई लीडरशिप के पास। पॉलिटिकल वाइज की मैं बात कर रहा हूँ, वैसे तो बड़े अच्छे अच्छे पढ़े पढ़े लिखे लोग पीटीआई में मौजूद हैं, लेकिन वो पॉलिटिकल उस कॉन्टेक्स्ट में कह रहे हैं कि कोई वाइज आदमी जो पॉलिटिकल इंगेजमेंट कर सके, जो चीज़ों को सेट कर सके, अलाइन कर सके, वो समझते हैं कि इस वक्त पीटीआई के पास नहीं है। इसके अलावा लिखते हैं कि तहरीक इंसाफ की लीडरशिप का मसला सियासी तन्हाई है और ट्रोलिंग पर इन्हिसार है। ट्रोलिंग की वो बात कर रहे हैं, जो पीटीआई का सोशल मीडिया जो है वो ट्रोलिंग करता है अदारे को भी, पॉलिटिकल पार्टीज को भी। उस हवाले से पहले भी कई दफा कह चुके हैं कि पीटीआई को अपने सोशल मीडिया के ऊपर जरा कंट्रोल करना चाहिए, रोकना चाहिए, और जो पीटीआई का ऑफिशियल अकाउंट है उसको भी पाकिस्तान के अंदर लेके आना चाहिए। ये वो पहले भी इस हवाले से अपने राय का इजहार जरूर कर सके हैं। इसके अलावा वो लिखते हैं कि जी इमरान खान जेल में है और उनकी गैर मौजूदगी में जो बोने मुसल्लत हैं, नहीं लगता कि इस साल भी कुछ कर पाएंगे। जमात इस्लामी के जो अमीर हैं हाफिज नईमुर रहमान, उनके बयान के ऊपर भी उन्होंने कुछ तनकीद की और कहा कि वो गलत लाइन ले रहे हैं, और जिस वक्त पीटीआई के ऊपर जुल्म हो रहा था उस वक्त उन्होंने कोई आवाज बुलंद नहीं की, लेकिन अब वो पीटीआई को मुख्तलिफ मशवरे जो है वो फ्री के अंदर दे रहे हैं। ये मतलब फवाद चौधरी का बड़ा जो है वो आउट ऑफ द लाइन जाके ये आज सख्त किस्म का ट्वीट आया, जिसमें उन्होंने एस्टेब्लिशमेंट के हवाले से भी कुछ लिखा है। तो ये देखते हैं कि आने वाले दिनों को इसको कंटिन्यू रख पाते हैं वो, या इसका वजन वो बर्दाश्त कर सकेंगे। जिन हालात से वो माजी के अंदर गुजरे हैं, मुख्तलिफ केसेस, पार्टी छुड़वा दी गई, इलेक्शन नहीं लड़ने दिया गया, लेकिन उसके बावजूद एक सख्त किस्म का ट्वीट जो है वो अटैकिंग टाइप ट्वीट जो है वो उनके अकाउंट से पोस्ट किया गया। क्या इसको वो कंटिन्यू रख पाते हैं या फिर दोबारा बैक फुट के ऊपर आते हैं और डिफेंसिव होते हैं, ये अब देखना पड़ेगा। तीसरे नंबर के ऊपर नाजरीन, जो पारा चिनार की इस वक्त सूरत हाल है, आपको बता चुके हैं कि आज तकरीबन 80 रोज के करीब हो चुके हैं कि पारा चिनार और कुर्म कुछ जाने वाली तमाम जो सड़कें हैं वो बंद हैं और वहां पर नहीं जाया जा सकता, और वहां पर अद्वियात की कमी हो चुकी है, और 100 या 100 से जायद के करीब, एग्जैक्ट फिगर मुझे याद नहीं है, कि वहां पर बच्चे जो हैं वो मुख्तलिफ बीमारियों का शिकार होकर जाँ बहक हो चुके हैं। वहां पर नमूनिया की बीमारी जो है वो आम हो चुकी है, और वहां पर आपको पता है सर्दी की इस वक्त शदीद शिद्दत होगी, उसके बावजूद लोगों के पास वहां पर खाने पीने के लिए कुछ नहीं है। एक सीनियर साफी वहां के रिपोर्ट कर रहे थे कि इस वक्त वहां जो कुरम और पारा चिनार के लोग हैं वो चीजें बॉयल करके पानी के अंदर, यानी कि वहां पर जो है वो मकई और इसके अलावा लोबिया, इस तरह की जो चीजें हैं उसे पानी के अंदर बॉयल करके गुजर बसर करने के ऊपर मजबूर है। वहां पर कुकिंग ऑयल नहीं है, वहां पर जो एसेंशियल चीजें होती हैं वो वहां पर खुर्दनोश की चीजें वहां पर मौजूद नहीं है, खत्म हो चुकी हैं।
मेडिसिन ख़त्म हो चुकी है, पेट्रोल डीजल ये चीज़ें ख़त्म हो चुकी हैं। तो उस तमाम तर सूरत हाल के अंदर जो ये अहले शी कम्युनिटी है, मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन जो है, उनके प्लेटफॉर्म से मुल्क भर में एहतजाज की कॉल दी गई थी। आज कराची के अंदर छठे रोज़ में दाखिल हो चुका है उनका धरना, मुख्तलिफ मकामात के ऊपर वो धरने देकर बैठे हुए हैं और ट्रैफिक का सिलसिला भी वहाँ पर दरम बरम हो चुका है। लेकिन दूसरी तरफ जो केपी हुकूमत है, उनके तर्जुमान कहते हैं कि जब तक वहाँ पर लोग असला जमा नहीं करवाएंगे, उस वक्त तक जो है वो वहाँ पर तमाम सड़कें नहीं खोली जा सकती। पारा चनार और कुरम के अंदर जो है वो बड़ी हालात जो है वो कशीदगी इख्तियार करते जा रहे हैं। उम्मीद है कि आने वाले चंद दिनों के अंदर वहाँ पर चीज़ें जो है वो बेहतर हो जाएंगी और दोनों तरफ के लोग जो बैठकर जिरगे की शक्ल के अंदर इन तमाम मामलों को हल कर पाएंगे। तो ये बेसिकली नाज़रीन इमरान खान की तरफ से जो अटैकिंग पोजीशन दोबारा अपना ली गई है, अब देखते हैं कि ये उनकी पोजीशन जो है, ये उनकी स्टेटमेंट्स जो हैं, ये उनका जो ट्वीट किया गया उनके बयान को, कौम के नाम पैगाम को, क्या ये मुज़ाकरात जो दोनों तरफ हो रहे हैं, क्या उनको सबोटाज करेगा या वो उसी तरीके से जारी रहेंगे। और ये भी देखना होगा कि आने वाले दिनों में इमरान खान इसी लाइन के ऊपर चलते रहेंगे या थोड़ा सा बैकफुट के ऊपर आएंगे। फिर जो भी नई तफसीलात होंगी इस हवाले से वो आपके सामने रखेंगे। अपने कीमती फीडबैक से मुझे ज़रूर आगाह कीजिएगा। अब तक के लिए इतना ही। मेज़बान अज़ीज़ शाह नूर को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।